students and namaste. I'm Shiny Gupta and welcome to my channel The Shining Stars. तो आपको पता है हमने लेक्चर नंबर 9 में यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया है. यूनिट 4 दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है, अच्छी क्लासिफिकेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पढ़ा था हमने, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन. उसके बाद हमने मैथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी स्टडी किए थे. व्हाट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ है, देन जियोग्राफिकल है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव भी है. उसके बाद फ्रिक्वेंसी क्या होता है वो भी पढ़ा था कि जब कितनी नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट कर रही है, इसी को हम फ्रिक्वेंसी करते हैं कि एक वैल्यू या एक वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है, उसी को हम फ्रिक्वेंसी, और इसको स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं, है ना. ये हमने पढ़ा था. उसके बाद फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हम फ्रिक्वेंसी को जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसके साथ साथ अगर जब हम साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड एक हम उसको टेबल का व्यू दे देते हैं, जब हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो उसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज. तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज के साथ. अब स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या कहती है, जब भी हम अपने क्लासिफाइड डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर, एक मतलब उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में हम जब अपने डेटा को अरेंज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल सीरीज है. दैट मीन्स हम स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चाहे वो मेजरेबल भी हो सकती है या वो नॉन मेजरेबल भी हो सकती है. ठीक है. तो जब भी हम अपने क्लासिफाइड डेटा को अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जब हम उसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं. ठीक है. दैट मीन्स अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स से मेरा मतलब है अकॉर्डिंग टू साइज हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ अक्रेंस हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकती है. ठीक है. टाइम ऑफ अक्रेंस हो सकता है, साइज हो सकता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी मैंने अपने डेटा को क्लासीफाई किया है लॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं. क्लियर. अभी पता चल जाएगा आपको, जैसे मैं इसके टाइप्स बताऊंगी ना, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है ना, वो दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स सेम है जैसे कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना आपने, सेम वही यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आएगा. ठीक है. और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो करेक्टरिस्टिक्स को मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको लग रहा है सेम है. देखो, ये है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो हमारे पास तीन तरह की है, टाइम सीरीज, स्पेशियल सीरीज, कंडीशन सीरीज. क्लियर. जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन तरह की हो सकती है, टाइम सीरीज हो सकती है, स्पेशल सीरीज हो सकती है, कंडीशन सीरीज. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़े ये सेम यहाँ पे भी वही है. वो कैसे होगा, अभी आपको, वहाँ पे हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल सीरीज, तो टाइम सीरीज को ही हम क्रोनोलॉजिकल सीरीज कहते हैं. ठीक है, ये याद रखना. क्रोनोलॉजिकल सीरीज जो है वो टाइम सीरीज ही है, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने, क्रोनोलॉजिकल सीरीज में हम किसकी बात करते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीरीज में हम टाइम की ही बात करते हैं ना. तो टाइम सीरीज भी ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अब वो टाइम डे वाइज भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, या ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ईयर हो सकता है, डेज हो सकता है, वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है. ठीक है. तो टाइम की अगर हम बात करते हैं उसे टाइम सीरीज कहेंगे. अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, लोकेशन वाइज बात करते हैं, तो उसे हम स्पेशल सीरीज कहेंगे. और अगर कोई कंडीशन की बात करता है, कोई किसी मैग्नीट्यूड की बात करता है, तो उसे हम कंडीशन सीरीज कहेंगे. ठीक है. जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, एज हो गया, मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन है ये. तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस में आ जाएगी, कंडीशन सीरीज में. तो सेम वही है ना, वहाँ पे भी यही था. क्वांटिटेटिव सीरीज जो थी वो भी यही बता रही थी कि जब हम किसी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हो सकता है वो मैग्नीट्यूड जो है हमारी हाइट की बात हो रही हो, मार्क्स की बात हो रही हो, एज की बात हो रही हो, वेट की बात हो रही हो. ठीक है. तो दिस इज
द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजिकल सीरीज कौन सी होती है। क्रोनोलॉजिकल सीरीज को ही हम टाइम सीरीज बोलते हैं क्योंकि इसमें टाइम की बात की जाती है। स्पेशल सीरीज कैसे, वहाँ पे सेम, वहाँ पे आपको बताया था ना जियोग्राफिकल, तो जियोग्राफिकल को ही हम स्पेशल सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जियोग्राफिकल सीरीज। क्लियर, जियोग्राफिकल, GEOGRAPHICAL सीरीज, ओके। क्योंकि इसमें हम लोकेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने स्टेट्स, वहाँ पे मैंने टेबल्स बना के आपको बताया था, आप लास्ट लेक्चर मेरा देख सकते हो, लेक्चर नंबर 9 आप चेक कर लेना। लेक्चर नंबर 10 को देखने से पहले आप मेरा लेक्चर नंबर 9 देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टेट बताई थी, JNK की बात कर रही हूँ या पंजाब की बात कर रही हूँ, हरियाणा की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इनकी पॉपुलेशन लिख रही हूँ। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है, देखो मैंने टेबल प्रॉपर एक लॉजिकल ऑर्डर में बनाया है इसको, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे स्पेशल सीरीज। अगर यहाँ पे मैं टाइम की बात कर दूँ, यहाँ पे मैं ईयर लिख दूँ, ठीक है, ईयर लिखूँ और उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन बना दूँ, तो उसको टाइम सीरीज बन। अगर मैं यहाँ पे एज लिख दूँ और यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दूँ, तो ये बन जाएगी मेरी कंडीशन सीरीज। क्लियर। तो इस पर ज़्यादा अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर जिनको ये नहीं समझ आया रीप्ले करिए, अदरवाइज आप लेक्चर नंबर 9 भी मेरा अटेंड कर सकते हो। क्लियर, ओके। On the basis of construction, again we have 3 types of statistical series. What are they? Number 1 is individual series, number 2 is discrete series, and the number 3 is continuous series. Clear? Individual, discrete and continuous. तो यहाँ पे देखें आप, जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज अगेन फर्दर कैटेगराइज, देखो ये मैंने ना प्रॉपर एक टेबल बनाया सो दैट कि आपको ना ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। आपको एक ही टेबल में ना पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, स्पेस को भी इकोनोमाइज करना है, कम से कम लिखना है और मैक्सिमम क्वालिटी को हमें ऑक्यूपाई और मेंशन करना है, ठीक है। तो कैसे स्मार्टली प्ले करना है, ये वही एक टेक्निक होती है कि हमें कैसे किस तरह से अपने डेटा को प्रेजेंट करें कि मुझे टाइम भी कम लगे और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो जाए जो भी मैं देना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज जो है वो फर्दर आप देख रहे हो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा स्ट्रेस दो, ऑर्गेनाइज सीरीज फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही है सारा। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ये 2 आ गए, फर्दर ये जो है ये फर्दर इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज आती है और उसके बाद आती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, और ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये भी फर्दर कैटेगराइज्ड है 6 पार्ट्स में। 6 है ना, हाँ जी। What are they? Exclusive series, continuous series further categorized into exclusive series, inclusive series, open-ended, cumulative, equal and unequal class interval series, and the last one is mid value frequency series, ठीक है। और इन सबको हमें 1 by 1 स्टडी करना है। देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं, कोशिश करेंगे आज ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाए। जैसे कि मैंने बोला था 2 to 3 वीडियोस में बोला गया, लेकिन कोशिश है कि 2 वीडियोस में मैं ये क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दूं। ओके, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ क्या कहता है, क्योंकि क्रैश कोर्स है ना, तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं फटाफट से MCQs पे आऊँ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगी हो सकता है बाय गॉड ग्रेस ठीक रहे सब, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे मेरी वीडियोस के लिए, आप मेरी वीडियोस को सराहो, अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो फिर हम जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है वो दोबारा से वीडियोस लेकर आऊँगी, जो भी सिलेबस होगा उस टाइम का, ठीक है। तो तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि तब हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा। अभी आपको पता है टाइम कम है, कम टाइम में आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ठीक है।
और आपको एमसीक्यूज़ भी तैयार करने हैं, क्योंकि मेन प्रैक्टिस जो है वो एमसीक्यूज़ से ही होती है। हम पढ़ जितना मर्जी लें, जब तक हम एमसीक्यूज़ नहीं करते ना तब तक हमारी प्रिपरेशन जो है वो लैक ही करती है, और हमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं नहीं पता चलता। हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन जब एमसीक्यूज़ करने पे आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या कहती है? इंडिविजुअल सीरीज़, देखो इंडिविजुअल से बन रही है ना इंडिविजुअल सीरीज़। आपको मैंने कहा था जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ना टर्म्स को ब्रेक करना है। इंडिविजुअल से इंडिविजुअल सीरीज़ बनती है। दैट मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में वो आइटम्स होंगे जो इंडिविजुअली आ रहे हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली मीन्स हर एक आइटम एक ही बार आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली मतलब सिंगली आ रहा है, सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो हर एक आइटम जो है वो सिंगली ही यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है एक ही बार। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे मेरा द शाइनिंग स्टार इंस्टीट्यूट है, तो द शाइनिंग स्टार इंस्टीट्यूट में अगर स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सब मिक्स हैं, तो अगर हर एक स्टूडेंट जो है, अब यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई इकोनॉमिक्स होगा, कोई कंप्यूटर का है, तो हर एक आइटम जब एक ही बार रिपीट करा, जैसे मैं सपोज करूँ कि मेरे एक स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट कंडक्ट किया अपने स्टूडेंट्स का, तो उनका स्कोर क्या आया। अब स्कोर जो हो सकता है, अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स का कंडक्ट किया है, ठीक है, तो किसी का स्कोर जो है वो 25 आउट ऑफ 30, किसी का 15 है, किसी का 14 आया, किसी का 24 है, किसी का 23 है, किसी का 22 है, किसी का 18 है, किसी का 19 है। ठीक है, तो हर एक स्कोर जो है आप देख रहे हो अलग अलग ही होगा, कोई भी स्कोर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जैसे किसी का 25 मैं क्लियरली लिख देती हूँ, 25, 24, 23, ठीक है, उसके बाद 16 हो सकता है, 15, देन 22, देन 14, 11, ठीक है, 18, 19, 20, ठीक है, उसके बाद हो सकता है 10 हो, किसी का 21 हो। इस तरह से आप देख लो कोई भी आइटम जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, हर एक वैल्यू है एक ही बार आ रही है, सबके अलग अलग स्कोर्स हैं। तो इस तरह की सीरीज़ को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। और देखो सब मिक्स है ना, कोई कहीं पे भी लॉजिकल ऑर्डर में नहीं आ रहा है अभी भी। यहाँ पे बड़ी टर्म्स है, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे फिर छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी आ गई, फिर बड़ी है, फिर छोटी आ गई, 22 से फिर छोटी, मतलब सारा मिक्स डेटा है। फिर यहाँ पे 20 आ गया, 10 आ गया, फिर 21 आ। तो ये सारा मिक्स डेटा जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, ये क्रूड फॉर्म में अभी जस्ट मैंने कलेक्ट किया है, ये क्रूड फॉर्म का जो डेटा है इसे हम रॉ डेटा कहते हैं। ओके, तो ये जो हम जब भी रॉ डेटा को इंडिविजुअली लिखते हैं, सिंगली लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है? ओके, अब देखो ये सारा डेटा किस में है, रॉ डेटा है ना, और इंडिविजुअली है। अभी मैंने इसे कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज है ये दो हिस्सों में डिवाइड, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड। और ये जो मैं आपको टाइप बता रही हूँ ये अनऑर्गेनाइज, क्योंकि मिक्स है ना सारा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में क्या होगा, दैट मीन ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट अभी नहीं था। अब जब हम इसको अरेंजमेंट, क्योंकि देखो जैसे अगर कोई भी क्लास में हो सकता है एक ही नाम के कितने सारे स्टूडेंट्स हो, और कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम ऐसे ही नेम से नहीं बुलाते हैं। तो आपके रोल नंबर्स रखे जाते हैं ना क्लास में, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। आपको पता है कि जब मैं रोल नंबर 1 को आवाज़ लगाऊंगी तो उस नाम का जो स्टूडेंट होगा उसे पता है कि मेरा रोल नंबर 1 है, तो जब भी रोल नंबर 1 को आवाज़ लगाई जाएगी मुझे ही उठ के जाना है। जब रोल नंबर 10 को आवाज़ लगाई जाएगी तो वो जो रोल नंबर 10 जिसको अलॉट किया गया होगा वही स्टूडेंट उठेगा, सभी तो नहीं उठेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए हम रोल नंबर से अलॉट करते हैं। क्लियर? तो वो हो गया, दैट मीन्स मैंने अपनी इंडिविजुअल सीरीज को ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज मीन्स जब आप उसको किसी ऑर्डर में अरेंज करते हो। अब वो जो ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर भी हो सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? देखो जैसे कि सीरियल नंबर में बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी के
25 मार्क्स हैं, किसी के 24 हैं, किसी के 14 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 23 हैं और किसी के 15 है। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि जिसके 25 मार्क्स हैं उसको सीरियल नंबर 1 अलॉट हुआ है, जिसके 24 मार्क्स है उसको सीरियल नंबर 2 अलॉट हुआ है, जिसके 14 मार्क्स है उसको सीरियल नंबर 3 अलॉट हुआ है। ये जब मैंने क्लासिफिकेशन की है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट की है, बट ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है इट इज़ अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली करते हैं, यहाँ तो हम अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा मुझे स्क्रीन को करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ असेंडिंग में कैसे होता है, आपको पता होगा ना। असेंडिंग में जब भी मैं बात कर रही हूँ तो असेंडिंग में मेरा कहने का मतलब है हम जब छोटे से ऊपर जाते हैं, है ना, छोटी वैल्यू से बड़ी जाते हैं। दैट मीन अब जो मेरा मिक्स डेटा है, अब मैं छोटी वैल्यू से बड़ी पे आऊँगी। ठीक है, तो अगर मैं छोटी से बड़ी पे जाना, पहले मैं सबसे पहले हो सकता है 14 लिखूं, फिर जो भी वैल्यू होगी 15 हो सकता है, 17 होगा, 18 होगा, 22 होगा, फिर 23, 24 और लास्ट में 25। छोटी वैल्यू से जब बड़ी जा रही थी, हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर अब मुझे बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बड़े से छोटा, है ना, बड़े से छोटा। अब सबसे ऊपर 25, फिर 24 मार्क्स वाला आ जाएगा, 23, 22, 21, 20, फिर जो भी 18 था, फिर उसके बाद 16, 15, 14, 11 और 10। ठीक है, इसी तरह से था ना। अब ये जो मैंने अरेंजमेंट किया है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, आप देख रहे हो एक ही बार है 25, एक ही बार है 24, 23, 20, सब आइटम्स जो है वो सिंगली ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं कौन सी सीरीज, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है आपको? और जब भी मैंने आपको बताया था ना, जब यूनिट 1 के MCQs करवाए थे, तो मैंने वहाँ पे एरे डेटा ऑप्शन यूज़ किया था, वो यही है। जब भी हम अपने डेटा को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उस डेटा को हम एरे डेटा बोलते हैं। ठीक है, और ये वहाँ पे मैंने आपको बताया था। और किस तरह से अरेंज करते हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे हम एरे डेटा कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द organized form of individual series under your according to order of magnitude। और serial number में just आपको serial numbers देने हैं। Clear? I hope it is understood. Okay, now the next one is ये देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 20 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बताएं। देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे अब आइटम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब इनके टेली मार्क्स मैंने जैसे कि आपको कल समझाया था ना, टेली मार्क्स क्या होते हैं, 4 एंड क्रॉस मेथड। अगर यहाँ पे मुझे बताना हो फ्रीक्वेंसी का 4 को रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं कैसे करूँगी, 1, 2, 3 एंड 4। 2 का करना हो 1, 2, 6 को करना हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 1 को 1, फिर अगेन 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट में आ गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जस्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया। ओके, अब बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज हो गया क्लियर। अब हमारी बात आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप मीन्स अभी मैंने कोई ग्रुपिंग नहीं की है। ठीक है, जस्ट मेरे अब जो आइटम्स है ना वो रिपीट हो रहे हैं। ऊपर हमने जितने भी स्टडी की उसमें हमने देखा मार्क्स जो थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। अब क्या है, मार्क्स रिपीट हो सकता है ना, 2-3 बच्चों के 80 मार्क्स हो, जैसे मैंने कल फ्रीक्वेंसी में बताया था। हो सकता है 4-5 बच्चों के ही 80 मार्क्स हो सकता है 6-7 बच्चों के जो है 85 मार्क्स हो सकता है 8 to 9 स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स हो। ठीक है, तो हम मार्क्स रिपीट भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके सेम मार्क्स आ सकते हैं। तो जब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जहाँ पे अब क्या है, मार्क्स जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सेम मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लाई कर रही है अलॉन्ग विद द वेरिएबल्स
वैल्यूज, ठीक है। जब भी वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, दैट मीन अब वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, एक्स वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी भी है, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे, इस तरह की सीरीज को हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। एक्स वैल्यूज भी हैं, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, और उसके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स मीन्स एग्जैक्ट नंबर में ना 1 2 3 4 5 6, इट कैन नॉट बी 1.1, इट कैन नॉट बी 1.5, इट कैन नॉट बी 2.5, इट कैन नॉट बी 2.9। एग्जैक्ट नंबर्स में जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स वही वेरिएबल्स होते हैं जो एग्जैक्ट फॉर्म में होते हैं। एग्जैक्ट नंबर मीन्स मैं एक ही हूँ, मैं आधी नहीं हो सकती, मुझे काट नहीं सकते हो आप, ठीक है। अगर आपकी फैमिली साइज के बारे में पूछा जाए तो इट कैन बी इधर 4 और 5 और 6, वॉट एवर द नंबर इज, बट इट कैन नॉट बी 4.5, इट कैन नॉट बी 5.5, इट कैन नॉट बी 6.5 इधर, है ना। तो इस तरह से, तो वो सीरीज जिसमें एक्स वेरिएबल्स हों, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर? यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी जाती है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उनके क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं वो मैं अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको बताऊंगी। ग्रुपिंग नहीं होती है ना, इसलिए इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो अब 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बताए गए हैं। कोई एक स्टूडेंट है जिसके 20, दूसरा स्टूडेंट है उसके 15, तीसरा स्टूडेंट है 10, देन 15, 12, 10, 18, 5, 10, एंड ये सारे मार्क्स बताए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 20 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, देन 2, देन 3 एंड 4। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं। 18 की बात करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 एंड 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब 15 रिपीट हो रहे हैं ना नंबर, आप देख रहे हो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 15 कितनी बार लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे आ गया 6। अब देखो 15 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम। उसके बाद है 12 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम, तो आ गया 1 टाइम। 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, आ गया यहाँ पे 10 4 टाइम्स। उसके बाद 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो आ गया 5 3 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से इस सीरीज को आप बोलते हो डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, रिपीट होती हैं, ठीक है। वैल्यूज अब क्या हो रही है, मार्क्स जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। वन थिंग, और जब भी आप फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हो तो जो उसका समेशन, उसको जब हम प्लस करते हैं उसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं समेशन। ये समेशन का साइन है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं समेशन। फ्रॉम i goes 1 to n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, कितना उसका नंबर कितना है, यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा आपके पास, 20, मीन्स सबका अगर आप प्लस करो तो 4 + 2 6, 6 12 13 16 एंड 20, ठीक है। तो इस तरह से आके आप अब टेली मार्क्स बनाने तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 से कट कर दिया एंड 1 6 हो गया। अब 1 है तो 1 ही रहेगा, फिर 4 है 1 2 3 4, अगर 5 होता तो कट जाता, तो 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज़ को हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आप देख रहे हो हमें एक ही क्वेश्चन आना है हर एक यूनिट से, बट हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं 2 या 3 की, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते एक यूनिट से। और वो भी अगर एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, दैट मीन समझ लो कोई 2 यूनिट्स मेरी पहले ही निगलेक्ट हो गई हैं। समझ आ रहा है आपको, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपकी कोई और 3 यूनिट से क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। तो ऐसा एग्जामिनर क्यों करेगा, अगर आपके 4 यूनिट्स हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख रहे हो इस पूरी इतनी बड़ी यूनिट है और इस पूरे यूनिट में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आना है। अब ऑब्वियस है कि अगर मैं ही एग्जामिनर हूँ, अगर मुझे एग्जामिनर बनना है इस सब्जेक्ट का, और मुझे अगर एक एग्ज़ाम पेपर एक सेट करना है, तो ऑब्वियस है मेरे सामने इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो सामने ही मुझे दिख रहे हैं,
ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन डाल सकती हूँ, डिस्क्रीट सीरीज से डाल सकती हूँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से डाल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमने कल कितने सारे टॉपिक्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन के कितने सारे टॉपिक्स पढ़े, अभी टेबुलेशन भी रहता है, लेकिन पूरे यूनिट में से मुझे 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं 2 लेके चलती हूँ तो 1 यूनिट माइनस, अगर मैं 3 क्वेश्चन लेके चलती हूँ फिर से 2 यूनिट्स मेरे निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ भी रख लो कि आ भी गए। तो अब देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो सामने सामने से ही कितने सारे क्वेश्चन हैं, तो एग्जामिनर डीपली क्यों जाएगा, समझ रहे हो आप। तो यही मेरे कहने का पॉइंट है कि सामने से ही मुझे इतने सारे क्वेश्चन बने, अब इसको छोड़ के अंदर और कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। तो चांसेस ही नहीं। और आप देख रहे हो जब जेएससी का पेपर जहाँ पे 25 मार्क्स की वेटेज थी, अगर वहीं पे डीपली नहीं गए तो ये तो फिर भी सिर्फ 10 मार्क्स की वेटेज और 10 ही क्वेश्चन आने हैं। तो 25 क्वेश्चंस थे जहाँ पे, वहाँ पे भी इतना डीपली नहीं पूछा ही नहीं, इनफैक्ट वहाँ पे भी सामने सामने से ही क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 मार्क्स की वेटेज है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतने सारे टॉपिक्स छोड़ के, इतने सारे क्वेश्चंस को छोड़ के वो डीपली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ पूछेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा ना ट्विस्ट किया होता है आपके क्वेश्चन को कि सो दैट कि आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आपको रट्टा नहीं लगाना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। यू विल बी आंसरेबल, क्लियर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो आप स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड कहा था ना फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पे हम ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, वहाँ पे सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स थे, बट यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं। वो कैसे करेंगे ग्रुपिंग, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रुपिंग की जाती है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है, इसलिए इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी थी और वहाँ पे भी हम एक टेबल बनाते हैं, लेकिन वो ग्रुप नहीं होती, इसलिए उसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब आती है जब इंडिविजुअल आइटम्स है वो रिपीट हो रहे हो, तो वहाँ पे तो आइटम्स इंडिविजुअली होते हैं ना, इसलिए उसे इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है, ठीक है। जब आइटम्स रिपीट होने लग गए तो बन गई डिस्क्रीट। अब आइटम्स को हमने ग्रुपिंग कर दी तो बन गई कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मीन्स अब जो 4.5 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है, 4.7। जैसे आपकी एज की बात की जाए, आपके हाइट की बात की जाए, आपके वेट की बात की जाए, और वेट जो है वो 55.5 भी हो सकता है, 55.4 भी हो सकता है, 55.3 भी हो सकता है, 55.9 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, अब हम इनकी बात करेंगे। तो जब भी हम ग्रुपिंग में बात करते हैं और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, क्लियर। दैट मीन उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, किसके साथ साथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जो कि किस फॉर्म में है, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है, ठीक है। जो किस में है, किस फॉर्म में लिखा है मैंने, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में उसको मैंने प्रेजेंट करा है, क्लियर। सो क्लासेस यहाँ पे फ्रेम की जाती है विदाउट एनी ब्रेक, बिगनिंग टू द एंड, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, जो मेरा मतलब फेवरेट डायलॉग है, ठीक है। जैसे ये आपको एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लासेस को मैंने ग्रुपिंग कर दी है कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है आपको। अब ये जो मैंने ग्रुपिंग की है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई पूरी और क्लासेस भी आ गई, और क्लासेस जो है वो ग्रुप्स के फॉर्म में आ गए, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है। एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यू क्यों बोला गया है, कॉन्टिन्यूस क्यों बोला, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में है ये। देख रहे हो आप, यहाँ का जो ये नंबर है यहाँ का सेम है, यहाँ का ये नंबर यहाँ का सेम, यहाँ का ये नंबर यहाँ का ये नंबर सेम, ठीक है। अब इनको बोलते क्या है ये भी बताऊंगी, इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ से जेएसए के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ इस टॉपिक को ना ध्यान से पढ़ना। अभी यहाँ से जो भी मैं टर्म्स बताऊंगी यहीं से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे पेपर में, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आ गए थे, ओके। देखो सबसे पहले क्लास क्या होती है, ये देखो ऊपर लिखा है ना मैंने, क्लास मीन्स ये जो मैं बात कर रही हूँ ना,
वेरिएबल्स को मैंने ग्रुपिंग में कर दिया। सपोज दैट में मेरी ऑब्जर्वेशन थी 5 से लेके लास्ट ऑब्जर्वेशन 30। दैट में मेरे पास जो आइटम्स थे, वैल्यूज थी, वो 5 से लेके 30 तक थी। ठीक है, अब वो 5 से लेके 30 तक को मैंने ग्रुपिंग कर दी है कि 5 से लेके सिर्फ जो 10 तक है उनको इस क्लास में मैंने बिठा दिया है। जो 10 से लेके 15 तक नंबर वाले बच्चे थे उनको मैंने यहाँ बिठा दिया। जो 15 से 20 वाले उनकी ये क्लास बना दी, जो 20 से 25 की उनकी ये बना दी, और जो 25 के 30 वाले उनको मैंने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई 5 से 10 जिनके नंबर आए हैं बताओ भाई कितने बच्चे हैं। तो मुझे पता चलता है कितने बच्चे हैं, 4। दैट मीन ये 4 क्या हो गई मेरे पास, क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई। ये पूरी फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये मार्क्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो 5 से 10 के बीच में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 4 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 के नंबर के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं। 15 से 20 में 6, और 20 से 25 में 1 ही बच्चा है, और 25 से 30 में 3 बच्चे आ रहे हैं जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं 25 से 30 के अंदर। क्लियर हुआ? तो इस तरह की सीरीज को हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। और ये जो मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ से ऊपर से नीचे, ये वाला जो कॉलम है इसे हम क्लासेस कहते हैं। क्लियर? और इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज रेंज किसे कहते हैं। ठीक है, अब रेंज क्या हो गया, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 30 और लोएस्ट क्या है 5। तो 30 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 25। तो इसे हम बोलेंगे रेंज। रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लिख सकते हो आप, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू रेंज। पूरी सीरीज की हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को हम माइनस कर देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के साथ, तो इसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, क्लास किसे बोलते हैं, रेंज ऑफ वैल्यू विच कंटेन ए सेट ऑफ आइटम्स। ये भी हो गया। उसके बाद आती है बात क्लास लिमिट की। ये देखो, क्लास लिमिट मीन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे हर क्लास में 2 नंबर मैंने डिफाइन किए हुए हैं, 5 और एक 10। फिर इनके बीच में मैंने हाइफन डाल दी कि 5 से लेके 10 तक, ये इसका मतलब। लेकिन ये 5 क्या बता रहा है और ये 10 क्या बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो 5 है ये लोअर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो 10 है ये बता रहा है अपर लिमिट। ठीक है, ये मैक्स, ये बड़ा नंबर है ना, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये अपर लिमिट बता रहा है। ये यहाँ की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये लोअर मीन्स ये लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमारी, इसे हम लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होगा हर एक क्लास का वो लोअर लिमिट कहलाएगा। जो सेकेंड नंबर होगा हर एक क्लास का वो अपर लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो 10 क्या हो गया लोअर लिमिट, 15 क्या हो गई अपर लिमिट। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो 15 क्या हो गई लोअर लिमिट और 20 क्या हो गई अपर लिमिट। क्लियर? अब आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैं जो बोल रही थी ना, कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, जो मैं डिज़ाइन बना रही थी, उससे मेरा कहने का मतलब ये था कि हर एक क्लास की कॉन्टिन्यूटी से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ की अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास की लोअर लिमिट होगी। जो थर्ड क्लास की अपर लिमिट है वो फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट, जो फोर्थ क्लास की अपर लिमिट है वो फिफ्थ क्लास की लोअर लिमिट होगी। इस तरह से, इसलिए इस सीरीज को हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं कि फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट इमीडिएट क्लास की लोअर लिमिट होगी। जो नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट होगी वो थर्ड उसकी नेक्स्ट इमीडिएट क्लास की लोअर लिमिट, इसलिए इसे कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। क्लियर? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में विदाउट एनी ब्रेक है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। देख रहे हो ना, कोई ब्रेक नहीं है, पूरी ऑब्जर्वेशन चल रही है पूरी सीक्वेंस में। 5, 10, 15। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 15, 20, 20, 25, 25, 30 पूरी कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है। ठीक है, रेंज भी हो गया। उसके बाद आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से मेरा क्या मतलब है कि जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इसी एग्जांपल में मैं आपको सारा बता दूंगी। जैसे 15 से 20, इसको अगर मैंने इस क्लास का क्लास इंटरवल चेक करना है तो 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट। अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ जब मैं माइनस करती हूँ किसी भी गिवन क्लास के साथ। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आती है क्लास फ्रीक्वेंसी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्लास फ्रीक्वेंसी मीन्स
जिस भी गिवन क्लास की हम बात करें, जैसे अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो 6 मतलब 6 क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। 20 टू 25 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 25 टू 30 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 3। क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो क्लास फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर क्लास की जो हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं उसे हम बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे 3 जो है वो किसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की। 1 जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है 20 टू 25 क्लास की। 6 जो है वो किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 15 टू 20 का जो इंटरवल है, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट टर्म इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को ही देखो आप मिड पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है मिड वैल्यू को ही हम मिड पॉइंट कहते हैं, उसी को हम क्लास मार्क कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया भी है जीएसए के, ठीक है। पेपर में क्या क्वेश्चन आया वो बताती हूँ, पहले इसको बोलते क्या। मिड वैल्यू मीन्स जो बीच की वैल्यू है, हर एक क्लास की जो बीच की वैल्यू होती है ना, जैसे ये 2 ऑब्जर्वेशन है तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन की जो बीच की वैल्यू है ना उसे हम बोलेंगे क्लास मार्क या मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, क्लियर। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अपर लिमिट क्या हो गई 10 फर्स्ट क्लास की, प्लस लोअर लिमिट क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7.5, ठीक है। अगर मैं 15 टू 10 की करती हूँ तो 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 1 जा और 12.5, दैट मीन इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी 12.5, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी 17.5, यहाँ पे बात करती हूँ 22.5, अगर मैं यहाँ की बात कर रही हूँ वैल्यू क्या निकल के आएगी 27.5। कैसे निकालना है, इसको इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, चाहे आप इसको इसके साथ करो या इसको इसके साथ करो, हार्डली मैटर्स, प्लस करना है ना फिर नहीं फर्क पड़ता, माइनस करना हो फिर फर्क पड़ता। 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप इसको करोगे तो इसकी वैल्यू 27.5 ही निकल के आएगी, ठीक है। और ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने एक वैल्यू दे दी थी, जैसे उन्होंने यही वैल्यू दे दी, तो उन्होंने बोला बताओ इसका क्लास मार्क क्या निकलेगा। क्लास मार्क का मतलब है मिड वैल्यू, तो इन दोनों की मिड वैल्यू क्या निकल के आएगी 22.5। यहाँ तो आपको देख के भी पता चल जाएगा, आपको मेंटली कैलकुलेशंस करनी है। आपको पता है 20 टू 25, देखो 20 21 22 23 24 और 25, ये है ना मिड वैल्यू निकालनी है, सीरियल वाइज लिखा। अगर मैं इस तरह से भी करूँ, 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ से छोड़ी 2 यहाँ से छोड़ी, अब इन 2 ऑब्जर्वेशन के बीच की पॉइंट क्या आ रहा है 0.5 से फर्क आ रहा है ना, तो 22 और 23 में क्या आ रहा है 22.5, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आ गया 22.5। ऐसे मतलब टेक्निक्स है कि आपको कैसे अपना टाइम बचाना है। अब ये नहीं वहाँ पे मैं कैलकुलेशंस करने लग जाऊँ, फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन मुझे अपना टाइम बचाना है, अब मैं इसी को प्लस करने बैठूंगी स्टिल मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, फिर मैं इसको इन दोनों को प्लस करूंगी, फिर मैं डिवाइड करूंगी, तो हो गया ना 2-3 स्टेप्स में डिवाइड हो गए। लेकिन मैंने सीधे ही देख लिया यार इन दोनों की बीच की वैल्यू आ रही है 27.5, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन में सीधे ही आंसर पे पहुंच गई। तो मुझे अपना टाइम भी सेव करना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि यू हैव टू सेव योर प्रीशियस टाइम। आपको कम टाइम में, क्योंकि आपको टाइम बचाना है कुछ अपने टफ क्वेश्चन के लिए ना, तो अगर आप पहले ही आपका अननेसेसरी टाइम खा जाएगा तो आप टफ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, जहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगना है या जहाँ पे ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन है, वहाँ पे आपका जो टाइम है ना वो खाया जाएगा। तो उस टाइम को आपको सेव करना है, वो तभी हो पाएगा जब आपको टेक्निक्स फॉलो करनी कि मुझे कैसे कोशिश करनी है कि ब्रेन से ही कैलकुलेशंस कर लेनी है, ठीक है। तो अपने टाइम को इकोनोमाइज करना है आपको, क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क, और इक्वेशन पेपर में आया था। देखो इस तरह के अगर सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो फिर आपको क्या मतलब इतना डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज विड्थ या फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ किसे कहते हैं या फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल किसे कहते हैं।
विड्थ मीन्स, विड्थ का फॉर्मूला है, विड्थ साइज मीन्स कितने इंटरवल्स आपको चाहिए, कितनी क्लासेस में आपको जो है अपनी ये जो विड्थ कितनी होनी चाहिए, मीन्स उनका जो क्लास इंटरवल है ना वो कितना होना चाहिए, ठीक है। विड्थ की अगर मैं बात करती हूँ उसका फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। अदरवाइज आपको ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना ये आपको गिवन होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं क्लासेस चाहती हूँ 6, आप चाहते हो 7, कोई चाहता हो 8, कोई चाहता हो 4, तो सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग विड्थ निकलेगी, ठीक है। तो अगर आपको MCQs में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको नंबर ऑफ क्लासेस डिज़ायर्ड जो है ना वो गिवन होगी कि भाई आपको 6 क्लासेस का निकालना है, आपको 5 क्लासेस का निकालना है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि विड्थ से ना हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मुझे पता चलता है ये वाली क्लासेस का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 एंड 5 क्लासेस हैं, ठीक है। विड्थ से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी, 6 बनेंगी, और उनके बीच का डिफरेंस कितना रखना है, ये जो क्लास इंटरवल का है कि मुझे 5 का गैप, जैसे 10 और 5 से 10 में कितना गैप रखा मैंने, 5 का रखा ना, तो ये गैप मुझे पता चलता है विड्थ निकालने से, ठीक है। तो विड्थ बताएगी कि मुझे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, हर क्लास के बीच में जो गैप रखना है, जो डिफरेंस रखना है, जो क्लास इंटरवल रखना है, वो कितना क्लास इंटरवल रखना है, तो ये बताती है विड्थ मुझे, ठीक है। तो विड्थ से मुझे क्लास इंटरवल का ही पता चलता है, क्लियर। ये तो एक चीज़, और दूसरा वहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरी कितनी क्लासेस बनेंगी, और कितनी क्लासेस जो है वो अदरवाइज तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं अगर ये सब्जेक्टिव पेपर में आए, लेकिन यहाँ पे आपको कितनी क्लासेस में बनाना है ये आपको गिवन होगा कि 6 बनानी है, यहाँ पे जैसे 5 बनानी है तो 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 बनानी है तो 4 से डिवाइड करोगे, इस तरह से। और आपको लोएस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या अभी बताया ना आपको। अब ये जो फॉर्मूला हो सकता है आपको पेपर में फॉर्मूला आ जाए, तो हो सकता है विड्थ इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड और डिजायर्ड, ठीक है। इस तरह से भी फॉर्मूला हो सकता है, या फिर आपको ये भी हो सकता है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर, एक ही बात है ना, रेंज ही इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रेंज ही इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, क्लियर। तो ये भी कर लोगे आप, क्वेश्चन जब मैं लेके आऊँगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये पढ़नी है टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि आज भी ये वीडियो लंबी हो गई है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो हम इसे मिस नहीं करना चाहते। अब एक चीज़ है कि डिफरेंट टाइप्स को हमें कैसे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम एक्सक्लूसिव सीरीज में ही पूछा जाता है और सॉल्व करते हैं, बट बाकी सीरीज़ भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की पढ़नी है, और उससे कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ पे, उस पर मैं नहीं जाऊँगी। जस्ट मैं जो इसके कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के डिफरेंट टाइप्स है उसे हम कंप्लीट कर देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हो। प्लीज़ अप्रिशिएट करिए मेरे वर्क को, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक पढ़ा रही हूँ, कम पढ़ा रही हूँ या ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, कितना, मतलब मेरे को अपना भी थोड़ा मतलब एक लेवल पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे जा रही हूँ, ठीक है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस में मैं खड़ी भी उतर रही हूँ या नहीं, और अगर आप फीडबैक दोगे मुझे तभी पता चलेगा, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए, तो और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बट अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।